नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस वीडियो में मैंने जीव विज्ञान के 50 प्रश्नों को लिया है, जिसको हम इस वीडियो में हल करेंगे। ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। जो छात्र एलटी विज्ञान विषय की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो उत्तराखंड वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। हम इस वीडियो में 50 प्रश्नों को हल करेंगे। अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, चाहे आप यूके एसएससी की तैयारी कर रहे हों या यूके पीएससी की तैयारी कर रहे हों या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, तो उस पर जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, आपको फ़ायदा अवश्य होगा। इस वीडियो में हम 50 प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। ठीक है, तो मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान का पिता यानी बायोलॉजी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो इसके विकल्प हैं चार्ल्स डार्विन, लिनियस, अरस्तु और मेंडल। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु या अंग्रेजी में एरिस्टोटल को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन का भौतिक आधार यानी फिजिकल बेसिस क्या है? तो जीवन का जो भौतिक आधार है, इसके विकल्प हैं जीन, कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया या जीव द्रव्य। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी। ठीक है, तो जीवन का जो भौतिक आधार है वो जीव द्रव्य होता है। ठीक है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पर कुछ ये गलत छपा है। ठीक है, तो जीवन का जो भौतिक आधार है वो जीव द्रव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है सर्वप्रथम कोशिका का पता यानी फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड, सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है, इसके जो विकल्प देखते हैं पहले। विकल्प में इसके स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक, स्वान या डार्विन। तो इसका सही विकल्प है वो है विकल्प बी यानी रॉबर्ट हुक। सर्वप्रथम कोशिका का पता रॉबर्ट हुक ने लगाया था, यानी रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका का शक्ति केंद्र यानी पावर सेंटर या पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, इसमें विकल्प देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक या कोशिका द्रव्य। तो इसका जो सही विकल्प है वो है विकल्प ए यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, कौन सी रचना पादप कोशिका यानी प्लांट सेल को जंतु कोशिका से एनिमल सेल से विभेदित करती है यानी अलग करती है? ठीक है, तो जो इसके विकल्प हैं, एक तो कोशिका भित्ति, पर्णहरित या सेंट्रियोल। तो जो इसका और ये सभी, जो इसका जो सही विकल्प होगा वो ये सभी है यानी विकल्प डी। ठीक है, तो जो ये संरचनाएं हैं जिसे हम कोशिका भित्ति, जिसे सेल वॉल कहते हैं, पर्णहरित, क्लोरोफिल और सेंट्रियोल, ये सभी पौधों में पाए जाते हैं। ये संरचनाएं जंतुओं में नहीं पाई जाती हैं। तो ये सभी संरचनाएं किसी पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ठीक है, तो इसके विकल्प हैं राइबोसोम, लाइसोसोम, रिक्तिका या सेंट्रोसोम। तो जो इसका सही विकल्प है वो है विकल्प बी, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विकुंडलित या द्विकुंडलित यानी द्विगुणित डीएनए की द्विगुणित कुंडली यानी डबल हेलिक्स मॉडल का पता किसने लगाया था? विकल्प हैं वाटसन एवं क्रिक, स्लाइडेन एवं स्वान और रॉबर्ट हुक या क्रेगर जॉन मेंडल। तो इसका जो सही विकल्प है वो है विकल्प ए, वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था। ठीक है, और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? मैं इसके विकल्प हैं प्रोटीन संश्लेषण, कोशिकीय श्वसन या कोशिकीय परिवहन, आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन।
तो जो इसका विकल्प सही होगा वो होगा विकल्प विकल्प डी। ठीक है, क्योंकि डीएनए का कार्य क्या है? आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन, आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। हाँ, अगला प्रश्न है, आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है किस में? कोशिका भित्ति में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में या राइबोसोम में? जो तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प सी। तो आरएनए पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। ठीक है, अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी का पिता यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो ये का इसके विकल्प में लैमार्क, डार्विन, मेंडल और अरस्तु। जो इसका सही विकल्प है वो है मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्रों या क्रोमोसोम्स की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसके विकल्प में 46, 47, 56, 57। तो जो इसका सही विकल्प है वो है विकल्प ए। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी 23 जोड़े होते हैं, 23 पेयर्स इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 23 पेयर्स यानी 46 गुणसूत्र मनुष्य में होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में होने वाले आनुवंशिक रोग कौन से हैं? ठीक है, तो आनुवंशिक रोग विकल्प आपके दिए हैं, वर्णांधता है, हीमोफीलिया है, टर्नर सिंड्रोम है या ये सभी। ठीक है, तो जो इसका सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प डी, क्योंकि वर्णांधता भी एक आनुवंशिक रोग है जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। हीमोफीलिया भी एक वंशानुगत रोग है। ठीक है, या आनुवंशिक जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, जिसमें रंगों को पहचानने की क्षमता खत्म हो जाती है। और अगला टर्नर सिंड्रोम है, ये भी एक आनुवंशिक रोग है जो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। ठीक है, तो ये मनुष्य में होने वाले जो आनुवंशिक रोग हैं उसमें ये सभी, इसका विकल्प ये सभी सही होगा, यानी ये विकल्प डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखिए, जो टर्नर सिंड्रोम है ये जीन्स की संख्या में गड़बड़ी होने के कारण होता है। ठीक है, मनुष्य में जो क्रोमोसोम्स यानी जो गुणसूत्र हैं उसमें 23 जोड़े होते हैं, तो उसमें उनमें जो संख्या, इसकी संख्या बिगड़ जाने के कारण ये टर्नर सिंड्रोम की बीमारी हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लड़का पैदा होगा जब XX गुणसूत्र हों, XY गुणसूत्र हों, YY गुणसूत्र हों, XY गुणसूत्र हों और XX यानी XXX गुणसूत्र हों। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी। जब XY गुणसूत्र होंगे तब लड़का पैदा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में कौन सा लक्षण दिखाई देते हैं? पहला है, आयरन की कमी हो जाती है, रक्त का बहना बंद नहीं होता है, या रक्त बनता ही नहीं है, रक्त में श्वेत रक्त कण मृत हो जाते हैं। तो जो इसका सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प बी। इसमें रक्त का बहना बंद नहीं होता है। ठीक है, तो जो हीमोफीलिया रोग में जब कहीं किसी शरीर के किसी भी स्थान पर चोट लग जाती है तो उससे रक्तस्राव होता रहता है और रक्त का बहना बंद नहीं होता, क्योंकि इसमें रक्त का थक्का जमने की क्षमता नहीं होती इस रोग के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? विकल्प हैं, यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, यह आनुवंशिकी इकाई है, यह गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है या उपरोक्त सभी। तो जो इसका विकल्प सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प डी। ठीक है, ये सभी गुण जीन के हैं, यह डीएनए की क्रियात्मक इकाई है, यह आनुवंशिकी की इकाई है, यह गुणसूत्रों में उपस्थित रहता है। ठीक है, तो इसका विकल्प होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण यानी सिंथेटिक सिंथेसिस किसने किया था? विकल्प हैं, जगदीश चंद्र बोस, वाटसन, हरगोविंद खुराना या रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका सही विकल्प है हरगोविंद खुराना ने इसका कृत्रिम जीन संश्लेषण किया था प्रयोगशाला में। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। यह एक भारतीय विज्ञान है, भारतीय वैज्ञानिक है। ठीक है, और भारतीय वैज्ञानिक है, लेकिन अब इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली है। ठीक है, तो भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं हरगोविंद खुराना, इन्होंने सर्वप्रथम कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है,
प्राकृतिक चयन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के प्रतिपादक का क्या नाम है? विकल्प हैं चार्ल्स डार्विन, लैमार्क, अरस्तु और हरगोविंद खुराना। तो जो इसका विकल्प सही है वो है विकल्प ए यानी चार्ल्स डार्विन। ठीक है, जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है वो चार्ल्स डार्विन ने ही प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है आनुवंशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? ठीक है, तो आनुवंशिक, देखो आप जानते हैं कि मेंडल ने आनुवंशिकी पर कई सारे प्रयोग किए थे और सिद्धांत दिए थे, इसलिए उन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। तो अपने प्रयोगों के लिए मेंडल ने जो पौधा चुना था उसके विकल्प है मटर, डहेलिया है, सरसों है, गेहूं है। तो उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुना था। ठीक है, तो मेंडल ने जो अपने प्रयोगों के लिए पौधा चुना था वो था मटर। ठीक है, हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक वर्णांध व्यक्ति यानी कलर ब्लाइंडनेस में किस रंग की पहचान नहीं होती? यानी एक वर्णांध व्यक्ति में किन रंगों के पहचानने की क्षमता नहीं पाई जाती? इसके विकल्प हैं लाल व पीला, हरा व पीला, लाल व नीला या लाल व हरा। तो जो इसका विकल्प सही होगा वो होगा विकल्प डी। एक वर्णांध व्यक्ति यानी कलर ब्लाइंड जो मैन होता है उसमें लाल और हरे रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती। अगला प्रश्न है किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? ठीक है, इसका विकल्प प्रश्न एक बार फिर देख लीजिए। किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? इसके विकल्प हैं प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा या आर्थ्रोपोडा। तो जो इसका सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प ए यानी प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के जो एक कोशिकी जंतु होते हैं उनको जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक कोशिकी जंतु अमीबा एवं यूग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो आप इसके विकल्प हैं पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एम्फीबिया और प्रोटोजोआ। तो आप लोग जानते हैं जो एक कोशिकी जंतुओं को प्रोटोजोआ में रखा जाता है। ठीक है, तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी प्रोटोजोआ। ठीक है, हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं मेढक में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है? इसके विकल्प हैं त्वचा, क्लोमों द्वारा, फेफड़ों द्वारा या इन तीनों के द्वारा। ठीक है, तो जो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प डी। ठीक है, तो क्योंकि मेढक में कई अवस्थाएं पाई जाती हैं, ये एक एम्फीबियंस है, इसको उभयचर वर्ग का ये प्राणी है, जल और स्थल दोनों में रहता है। तो परिस्थितियों के अनुसार यह श्वसन करता है। जब ये भूमि के अंदर भी एक सुषुप्ता अवस्था में रहता है। तो जब भूमि के अंदर होता है तो ये त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। जब पानी में होता तो क्लोम्स के द्वारा यानी गिल्स के द्वारा श्वसन करता है। और जब स्थल पर होता तो ये फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है। तो इस प्रकार मेढक में श्वसन त्वचा द्वारा और क्लोमों द्वारा, फेफड़ों द्वारा, तीनों प्रकार से श्वसन होता है। तो इसका विकल्प होगा इन तीनों के द्वारा यानी विकल्प डी इसका सही होगा। ठीक है, इस प्रश्न का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाँ, तो वास्तविक मछली कौन सी है? देखिए इसमें विकल्प आपके वास्तविक मछली कौन सी इसके विकल्प दिए हैं स्टारफिश, ब्रिटल स्टार, हिप्पोकैम्पस या सी कैम्पर। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प सी हिप्पोकैम्पस, जिसे समुद्री घोड़ा भी कहा जाता है और ये पिसीज वर्ग में ही आता है। ठीक है, तो इसे हम वास्तविक मछली कहना इसे सही रहेगा। ठीक है, बाकी स्टारफिश ये इकाइनोडर्मेटा का है और ब्रिटल स्टार सी कुकुम्बर। ठीक है, ये भी अलग अलग वर्गों के हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो वास्तविक मछली है वो हिप्पोकैम्पस को ही माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं मेढक किस वर्ग का जंतु है? विकल्प हैं ऑस्टिकथिस, एम्फीबिया, सरीसृप या कॉन्ट्रैक्थिस। तो सही इसका जो सही विकल्प होगा विकल्प बी एम्फीबिया, यानी इसे उभयचर भी कहते हैं। तो मेढक उभयचर वर्ग का जंतु है यानी एम्फीबिया वर्ग का जंतु है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? ठीक है, तो इसमें विकल्प हैं 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो उसका सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प सी 4। ठीक है, स्तनियों का जो हृदय होता है वो 4 प्रकोष्ठ का होता है। अगला प्रश्न है स्तनधारी वर्ग यानी मैमलियन क्लास में रक्त का
सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? ठीक है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? तो जो इसके विकल्प हैं भैंस, बकरी, मनुष्य, व्हेल। तो जो इसका सही विकल्प है वो होगा विकल्प बी, बकरी। ठीक है, बकरी में रक्त का सबसे अधिक तापमान पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, हाँ, अगला प्रश्न है, मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं? जानते हैं आप, नाक, त्वचा, गिल, मुंह। तो इसका सही विकल्प होगा गिल से। ठीक है, क्योंकि ये पानी में रहती हैं, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को लेती हैं, तो ये गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, सबसे बड़ा स्तनधारी का नाम क्या है? विकल्प हैं हाथी, डॉल्फिन, मनुष्य, ब्लू व्हेल। तो सबसे बड़ा जो स्तनधारी है वो है ब्लू व्हेल। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? इसके विकल्प हैं एमू, कीवी, हमिंगबर्ड और गौरैया। तो सही विकल्प है इसका हमिंगबर्ड। ठीक है, अगला प्रश्न है, कशेरुक जंतु या वर्टिब्रेट के शरीर में सर्वाधिक कठोर भाग कौन सा होता है? तो इसके विकल्प हैं इनेमल है, दांत है, जांग की हड्डी या कलाई की हड्डी। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प ए, इनेमल। ठीक है, इनेमल हमारे शरीर का यानी कशेरुक जंतुओं के शरीर का सबसे कठोर भाग माना जाता है। जो हमारे जो दांत होते हैं, दांत की जो ऊपरी परत होती है वो इनेमल की ही बनी होती है। ठीक है, इसीलिए हम इनेमल के कारण ही मजबूत से मजबूत जो हमारा भोजन है उसको हम चबा सकते हैं, हड्डियों को भी चबा सकते हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, व्हेल में श्वसन किस अंग में होता है? तो व्हेल चूँकि स्तनधारी है, ठीक है, तो जो व्हेल में जो श्वसन होता है वो होता है फेफड़ों के द्वारा। ठीक है, फेफड़ों के द्वारा व्हेल में श्वसन होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? इसमें विकल्प हैं सिटी भीमा, कॉर्निवोरा, प्राइमेट्स है या इंसेक्टिवोरा है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है विकल्प सी, प्राइमेट्स में रखा गया है आधुनिक मानव को। ठीक है, और आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम आप जानते हैं होमो सैपियंस। तो और जो इसका वर्ग है वो प्राइमेट्स है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऊतकों का अध्ययन यानी सेल टिश्यू स्टडीज संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? इसके विकल्प हैं साइटोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी। तो जो इसका सही विकल्प है वो है हिस्टोलॉजी, विकल्प सी। साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है, मॉर्फोलॉजी में पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है, एनाटॉमी में जंतुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी जो यहाँ पर दिया गया है इसके अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। तो विकल्प इसका सी सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं के समूह यानी ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आप जानते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को कहा जाता है ऊतक। ठीक है, इसका विकल्प ए सही होगा, क्योंकि जब कई सारी कोशिकाओं का समूह मिलकर एक कोई कार्य करता है तो उसे ऊतक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुनरुत्पादन की क्षमता यानी रिप्रोडक्टिविटी या इसे रीजनरेशन भी कहते हैं। ठीक है, यानी रीडुप्लिसिटी लिखा जा रहा है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी का इसमें लिखा है, जो कि इसको रीजनरेशन भी कहते हैं। पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है? इसके जो विकल्प हैं संयोजी यानी कनेक्टिव, पेशीय ऊतक, तंत्रिकी ऊतक और उपकला ऊतक। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प डी। जो उपकला यानी जो एपिथेलियम जो ऊतक हैं उनमें पुनरुत्पादन की सर्वाधिक क्षमता होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक कौन सा है? पेशीय, संयोजी, तंत्रिका, उपकला। तो जो इसका सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प सी, तंत्रिका। तंत्रिका ऊतक सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए। हाँ, अगला प्रश्न है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो इसमें विकल्प दिए गए हैं पेशी, संयोजी, तंत्रिका, उपकला। तो इसका जो सही विकल्प है वो है विकल्प बी, रक्त संयोजी ऊतक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, तो जो अरेखित पेशी ऊतक हैं वे पाए जाते हैं ये इसका आमाशय में। ठीक है, इसका विकल्प बी सही होगा। तो जो अरेखित पेशी ऊतक हैं वो आमाशय यानी स्टोमच में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण हैं लिम्फ, हड्डियां, प्रोटीन या ये सभी। तो इसका विकल्प होगा विकल्प डी, ये सभी। लिम्फ भी संयोजी ऊतक का उदाहरण है, हड्डियां भी संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं और प्रोटीन भी संयोजी ऊतक का उदाहरण है। तो ये इसका विकल्प होगा ये सभी, विकल्प डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संकुचनशील ऊतक यानी कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें कौन सा जो टिश्यू है, कौन सा ऊतक है जो संकुचनशील ऊतक या कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू के नाम से जाना जाता है? विकल्प हैं संयोजी ऊतक, रेखित ऊतक, तंत्रिका ऊतक या पेशी ऊतक। ठीक है, तो जो इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी, पेशी ऊतक। यानी मसल जो मसल टिश्यू है वो संकुचनशील ऊतक या कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, चेतना ऊतक चेतना ऊतक प्रकार के ऊतक को कहते हैं, यानी चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं? ठीक है, यानी जो कॉन्शियसनेस टिश्यू। ठीक है, चेतना ऊतक अर्थात कॉन्शियसनेस टिश्यू किस प्रकार के ऊतक को कहा जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा, इसमें सब पहले विकल्प क्या दिए गए हैं, उपकला है, तंत्रिका है, पेशी है और ये सभी। तो जो इसका सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प बी, तंत्रिका ऊतक। तो तंत्रिका ऊतक को कॉन्शियसनेस टिश्यू या चेतना ऊतक कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है किस में पाया जाता है? श्वेत रक्तकण, ये यहाँ पर ये गलत लिखा है। ठीक है, श्वेत रक्तकण को WBC कहा जाता है और लाल रक्तकण को RBC कहा जाता है। वो उल्टा हो गया है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, श्वेत रक्तकण, लाल रक्तकण यानी RBC या लसिका लिम्फ या और वो दोनों में। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प बी। ठीक है, क्योंकि वो लाल रक्त कणों में ही पाया जाता है, यानी RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन RBC में ही पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? विकल्प हैं आपके विकल्प हैं थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है और एड्रिनल ग्लैंड है। तो जो इसका सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प सी, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ये आप जानते हैं, मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, हाँ, भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है कौन बदलता है? टॉयलिन, रेनिन, पेप्सिन या लाइपेज। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, टॉयलिन भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है। इसी कारण हमें रोटी चबाने पर मीठी लगती है, क्योंकि रोटी में उपस्थित जो शर्करा है उसमें जो हमारे लार में पाया जाने वाला टॉयलिन एंजाइम है वह उस शर्करा को माल्टोज में बदल देता है, इसलिए हमें रोटी अधिक देर तक चबाने पर मीठी लगती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भोजन का अवशोषण यानी एड्जॉर्प्शन ऑफ फूड शरीर के किस अंग में होता है? ठीक है, इसके विकल्प हैं बड़ी आंत, यकृत, छोटी आंत और ग्रासनली। तो सही विकल्प है इसका विकल्प सी, छोटी आंत में। छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का अवशोषण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी, वृक्क, थायराइड या यकृत? तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? दमा, टीबी, डायबिटीज या तीनों? तो यह इसका विकल्प होगा विकल्प सी। आप जानते हैं इंसुलिन जो हमारे शरीर में शुगर को कंट्रोल करता है, और इंसुलिन की कमी से शुगर कंट्रोल होने की क्षमता कम हो जाती है, जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। तो इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला जो रोग है वो है डायबिटीज़, यानी विकल्प सी इसका सही होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट? तो इसका जो सही विकल्प होगा विकल्प डी। त्वरित ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट ऊर्जा। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शरीर में गैसों का विनिमय यानी गैस एक्सचेंज किस अंग द्वारा होता है? नासिका गुहा, फेफड़ा, हृदय, धमनी? तो जो इसका सही उत्तर है वो है विकल्प बी। फेफड़ों द्वारा शरीर में गैसों का विनिमय होता है। ठीक है। तो ये थे 50 जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने इस वीडियो में हल किए। आगे इसका अगला भाग मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तो तब तक आप इस वीडियो को देखिए, बार बार इन प्रश्नों को दोहराइए, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बिल्कुल आपके काम आएंगे। ठीक है। आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगता है, कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। और जो भी आपको कमियां लगती हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक तुरंत पहुँचे। ठीक है। बाकी की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। नमस्कार।